हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं, परिवहन को आगे बढ़ाए हैं। और इसके पहले हम लोग 3 वीडियो पढ़ चुके हैं परिवहन के बारे में, और ये हमारी लास्ट और चौथी वीडियो है। अगर आप लोग परिवहन को नहीं पढ़े हैं पीछे, तो सबसे पहले उन 3 वीडियो को बारी बारी से पढ़ लें, उसके बाद ये चौथी वीडियो पढ़ें। तो हम लोग शुरू करते हैं परिवहन को। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर वीडियो आपको तुरंत पहुंच सके। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, देखिएगा। तो छोटो, हम लोग पहले पढ़े थे कि परिवहन में पदार्थों की क्या होती है, परिवहन होती है। पदार्थों की क्या होती है, परिवहन होती है। तो हम लोग पढ़े थे रक्त के माध्यम से किस प्रकार परिवहन हुआ, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का। उसी प्रकार हम लोग हृदय के बारे में पढ़े कि हृदय किस प्रकार धक्का दे करके, यानी जो जिसे हम लोग केंद्रीय पंप अंग भी बोलते हैं, हृदय को क्या बोलते हैं, केंद्रीय पंप अंग भी, जो किस प्रकार ब्लड को प्रवाहित करने में मदद किया। और उसी प्रकार हम लोग अब तीसरी बात पढ़ रहे हैं, रक्तवाहिनियां। क्योंकि हम लोग पढ़े थे हमारे शरीर में परिवहन के लिए, पदार्थों के परिवहन के लिए मुख्य रूप से 3 अवयव, कौन कौन, रक्त जो हम लोग पढ़ चुके हैं, रक्त, दूसरा क्या, हृदय, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, और तीसरा क्या होती है, रक्तवाहिनियां। क्या होती है, रक्तवाहिनियां, जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप लोग रक्त के बारे में नहीं पढ़े हैं तो भी पढ़ लें, हृदय के बारे में नहीं पढ़े हैं तो भी पढ़ लें, और यह आज हम लोग पढ़ेंगे रक्तवाहिनियां। क्लियर, देखते हैं छोटू। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रक्तवाहिनियां क्या होती है। यानी रक्त के प्रवाह होने के लिए जो नली होती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, रक्तवाहिनियां। और हमारे शरीर में, यानी मनुष्यों के शरीर में रक्त के परिसंचरण के लिए, किसके परिसंचरण के लिए, रक्त के परिसंचरण के लिए मुख्य रूप से 3 प्रकार की रक्तवाहिनियां होती है। कितनी प्रकार के, 3 प्रकार की। पहला धमनी, दूसरा शिरा, रक्त के शिकाएं, और तीसरा शिराएं। यानी धमनियां जिसे हम लोग आर्टेरीज भी बोलते हैं, रक्त के शिकाएं जिसे ब्लड कैपिलरीज भी बोलते हैं, और शिराएं जिसे वेन्स कहते हैं। आइए हम लोग बारी बारी से समझेंगे अब इन तीनों को, यानी धमनियां क्या है, रक्त के शिकाएं क्या है, या शिराएं क्या है। क्लियर, तो आप लोग रेडी रहिए और कॉपी कलम लेकर के बैठिए, ताकि आप कभी नोट कर सकें। देखिए, पहला क्या, धमनी के बारे में हम लोग समझते हैं क्या होती है। तो छोटू, इसकी दीवारें जो होती हैं मोटी, लचीली तथा कपाटहीन होती है। मोटी, लचीली तथा कपाटहीन होती है, समझ गए। अब देखिए, धमनी जो होती है ये शुद्ध रक्तों को, यानी ऑक्सीजनित रक्तों को, कैसे रक्तों को, ऑक्सीजनित रक्तों को, ऑक्सीजनित रक्त को, यानी शुद्ध रक्त जिसे बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, शुद्ध रक्त। यानी धमनी की काम क्या है, तो यह शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के संपूर्ण भागों में पहुंचाना, इसका मुख्य काम है। आगे नोट कर लीजिएगा, ऑक्सीजनित रक्त और शुद्ध का रक्त को, ऑक्सीजनित रक्त या शुद्ध रक्त को कहां से, हृदय से, हृदय से शरीर के संपूर्ण भागों में पहुंचाना। हृदय से कहां, शरीर के संपूर्ण भागों में पहुंचाना, इसका मुख्य कार्य होता है। यानी इसकी दीवारें मोटी, लचीली तथा कपाटहीन होती है। क्लियर, धमनियां आगे बढ़ करके शरीर में धमनिकाएं का निर्माण करती है। क्या निर्माण करती है, धमनिकाएं। और धमनिकाएं शरीर में जाकर के आगे और भी बढ़ जाती है और निर्माण करती है केशिकाएं। क्या निर्माण करती है, केशिकाएं। अब देखिए, हम लोग दूसरी बात जो हम लोग केशिकाएं ही पढ़ेंगे, यानी समझेंगे अब केशिकाएं क्या होती है। तो अभी हम लोग समझे कि धमनियां हमारे शरीर में आगे बढ़ जाती है, क्या चीज में, अनेकों धमनिकाएं में, और अनेकों धमनिकाएं आगे चल करके क्या चीज में बढ़ जाती है, केशिकाएं में। यानी इस प्रकार केशिकाएं का निर्माण होती है। तो यह अत्यंत महीन रक्त नलिकाएं हैं। यानी धमनी की तुलना में बात करें तो यह और भी छोटी छोटी रक्त नलिकाएं, यानी महीन रक्त नलिकाएं हैं। इसकी दीवार जल, घुले हुए भोज्य पदार्थ, इसकी दीवार जल, घुले हुए भोज्य पदार्थ एवं उत्सर्जी पदार्थों के लिए क्या होती है, पारगम्य होती है। क्या होती है, पारगम्य होती है।
पारगम्य मतलब आर पार के लिए होती है। इसके लिए जैसे ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, तो इससे पार हो जाती है। क्लियर? इसी गुण के कारण या कहें जिसके कारण, किसके कारण, यह इसकी रक्त नलिकाएं क्या होती है, पारगम्य होती है, जिसके कारण जल, भोज्य पदार्थ तथा रक्त, जल तथा भोज्य पदार्थ रक्त से क्या होती है, उत्तक द्रव में जाते हैं। कहा जाते हैं? उत्तक द्रव में, जिसे हम लोग लसिका कहते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। और उत्सर्जी पदार्थ रक्त में आ जाते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? सिकाएं जो है आपस में जुड़ करके सिरिकाएं का निर्माण करती है। क्या चीज का निर्माण करती है? सिरिकाएं का। और सिरिकाएं आपस में जुड़कर क्या चीज निर्माण करती है? सिराएं का निर्माण करती है। इस प्रकार हम लोग का तीसरा तत्व यानी सिराएं का निर्माण होता है। क्लियर? अब हम लोग सिराएं के बारे में समझेंगे, यह क्या होती है। तो जिस प्रकार हम लोग पढ़े हैं कि धमनियां ऑक्सीजनित यानी शुद्ध रक्त को हृदय से कहां ले जाती है? शरीर के विभिन्न भागों में। उसी प्रकार इसका जस्ट उल्टा यानी सिराएं का काम है और बी ऑक्सीजनित। बी ऑक्सीजनित यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड वाले रक्त होते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, ऑक्सीजनित नहीं, बी ऑक्सीजनित, या कहें तो अशुद्ध रक्त। कौन सा रक्त? अशुद्ध रक्त। कौन सा रक्त? अशुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में लाती है। उल्टा काम ये हम लोग पढ़े थे धमनी का काम कि हृदय से कहां ले जाना? शरीर में। लेकिन सिरा का काम क्या है कि शरीर से अशुद्ध रक्त को, शरीर से अशुद्ध रक्त को हृदय में लाना। कहां लाना? हृदय में लाना, इसका मुख्य कार्य है। क्लियर? और ये क्या करती है धमनी? हृदय से शरीर में ले जाती है। कैसे रक्त को? शुद्ध रक्त को। कौन से रक्त को? शुद्ध रक्त को। परंतु सिरा का काम क्या है? शरीर से हृदय में लाना। लेकिन कौन सा रक्त को? अशुद्ध रक्त को। क्लियर? लेकिन अपवाद में ध्यान रखिएगा, क्या हम लोग पढ़े सिराएं का काम है कि शरीर से अशुद्ध रक्त को हृदय में लाना, परंतु अपवाद में है फुफ्फुस सिरा। क्या है? फुफ्फुस सिरा। जैसे हम लोग थोड़ा सा देखेंगे चित्र में, हृदय में हम लोग पढ़े थे, आप लोग नहीं पढ़े हैं तो आप लोग हृदय का वीडियो जरूर देखें, और उसमें बताया गया है कि फुफ्फुस सिराएं कहां पर होती है। तो देखिए हम लोग हृदय में पढ़े थे कि 4 बेस में होते हैं। कितने बेस में होते हैं? 4 बेस में होते हैं। हम लोग शॉर्ट में समझते हैं छोटू, कितने बेस में होते हैं? 4 बेस में होते हैं। देखिए इस प्रकार से हम लोग पढ़े थे, थोड़ा शॉर्ट में हम लोग बना रहे हैं। तो हम लोग पढ़े थे यह कौन सी अलिंद है? दायां अलिंद है। यह कौन सी अलिंद है? बायां अलिंद है। और ये कौन सी निलय है? दायां निलय है। और ये कौन सी निलय है? बायां निलय है। तो हम लोग पढ़े थे कि देखिए यहां से जुड़ी होती है क्या? सिराएं। क्या जुड़ी होती है? सिराएं। 2 अग्र सिराएं होती है और एक पश्च सिराएं होती है। तो इसका मुख्य काम क्या है कि शरीर से विभिन्न अंगों, शरीर के विभिन्न अंगों से शुद्ध रक्त को हृदय में लाना, जो अभी हम लोग पढ़े। क्या चीज है? सिरा के बारे में। लेकिन अपवाद में क्या है? फुफ्फुस सिरा। इसमें बताए थे क्या होती है? एक अग्रमांस सिरा, एक फुफ्फुस सिरा और एक पश्च फुफ्फुस सिरा। क्लियर? तो इसका मुख्य काम है कि फेफड़े से शुद्ध रक्त को, कहा? फेफड़े से शुद्ध रक्त को हृदय में लाना। क्या करना? फेफड़े से शुद्ध रक्त को हृदय में लाना। यह अपवाद में नोट पॉइंट याद रखिएगा। सिरा का काम क्या है कि शरीर से शुद्ध रक्त को हृदय में लाना। कहां लाना? हृदय में लाना। लेकिन अपवाद में है कौन सा? फुफ्फुस सिरा, जो फेफड़े से शुद्ध रक्त को हृदय में ले आती है। क्लियर? उसी प्रकार जिस प्रकार हम लोग धमनी के बारे में पढ़े कि हृदय से शुद्ध रक्त को कहां ले जाना? शरीर में। कहां ले जाना? शरीर में। लेकिन अपवाद में है फुफ्फुस धमनी, जो बताए थे यहां से निकलती है। देखिए दायां नीले से। कहां से? दायां नीले से। क्या निकलती है? फुफ्फुस धमनी, जिसका मुख्य काम क्या है कि हृदय से, कहां से? हृदय से अशुद्ध रक्त को फेफड़े में पहुंचाना। क्लियर? अब हम लोग लसिका को समझते हैं। क्या समझते हैं छोटू? लसिका को समझते हैं। तो यह क्या होती है कि उत्तक कोशिकाओं में स्थित, उत्तक कोशिकाओं में स्थित WBC सहित रक्त प्लाज्मा को लसिका, लिम्फ या उत्तक द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तक द्रव कहते हैं। यह रंगहीन तथा कुछ पीला होता है। यह रंगहीन तथा कुछ पीला होता है।
इसे समझने के लिए और विस्तार से समझेगा छोटू कि अभी हम लोग कुछ देर पहले क्या पढ़े, केशिकाएं। क्या पढ़े, केशिकाएं। तो हम लोग इसके बारे में पढ़े तो ये सारी बातें, लेकिन कुछ बात समझिए कि जैसी यानी जब रक्त कहाँ पहुंचती है, केशिकाएं में। कहाँ पहुंचे, केशिकाएं में। तो हम लोग अभी पढ़े कि इसकी पारगम्य होती है दीवार। क्या होती है, पारगम्य होती है, जिसके कारण रक्त का कुछ भाग, रक्त प्लाज्मा कहाँ पहुंच जाती है, रक्त प्लाज्मा का कुछ भाग ऊतक में पहुंच जाती है। कहाँ पहुंच जाती है, ऊतक कोशिकाओं में। कहाँ पहुंच जाती है, ऊतक कोशिकाओं में पहुंच जाती है विसरण क्रिया द्वारा। कहाँ पहुंच जाती है, ऊतक कोशिकाओं में। और WBC लचीली होने के कारण, WBC लचीली होने के कारण यानी श्वेत रक्त कोशिका लचीली होने के कारण यह भी ऊतक कोशिकाओं को, दीवारों को छेद कर कहाँ पहुंच जाती है, रक्त प्लाज्मा के पास। कहाँ पहुंच जाती है, रक्त प्लाज्मा के पास। यानी ऊतक में मौजूद इसी WBC सहित रक्त प्लाज्मा को क्या कहते हैं, लसिका, लिम्फ या ऊतक द्रव कहते हैं। क्लियर, आशा करता आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं छोटू, कुछ आती है इसी चैप्टर में रक्तचाप। क्या आती है, रक्तचाप। ध्यान दीजिएगा, रक्तचाप के बारे में समझते हैं। देखिए रक्तचाप, देखिए रक्तचाप होता कैसे भाव समझेगा। तो अभी हम लोग पूरी तरह से देखें कि परिवहन के लिए मुख्य रूप से हृदय भी क्या किया, धक्का दिया। यानी केंद्रीय पंप अंग इसीलिए उसको कहते हैं कि वह धक्का देने का कार्य करती है। किसको, ब्लड को। तो इसके कारण रक्त पहुंचते कहाँ, धमनी में। धमनी से कहाँ पहुंचती है, धमनिकाएं में। धमनी से कहाँ, धमनिकाएं से कहाँ पहुंचती है, केशिकाएं में। और केशिकाएं से कहाँ पहुंचती है, सिरिकाएं में। और सिरिकाएं से कहाँ पहुंचती है, शिराएं में। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि रक्त बारी बारी से हर एक शिरा के द्वारा, हर एक नली के द्वारा जा रही है। जिसको धक्का देने के कारण, उसमें जिस दबाव के कारण इस सभी में प्रवाहित हो रही है रक्त, जिस दबाव के कारण प्रवाहित हो रही है, तो इस दबाव को ही क्या कहते हैं, रक्तचाप कहते हैं। यानी इसका डेफिनेशन हो गया कि महाधमनी, कहा, महाधमनी और तथा उनकी अन्य शाखाओं, महाधमनी तथा उनकी अन्य शाखाओं, ये सब उनकी अन्य शाखाएं हो गई। अन्य शाखाओं में प्रवाह के समय, रक्त प्रवाह के समय जो दबाव होता है उसे ही क्या कहते हैं, रक्तचाप कहते हैं। क्या कहते हैं, रक्तचाप कहते हैं। और यह किसके कारण होता है, तो हृदय के निलयों में संकुचन के कारण। जैसे हृदय पढ़े थे अभी, तो ऊपर वाले को आलिंग बोलते हैं, 4 भाग होती है, और नीचे वाला को क्या बोलते हैं, निलय। तो नीचे निलयों में संकुचन होने के कारण क्या होता है कि रक्त कहाँ पहुंचती है, धमनी में और महाधमनी में। तो इसके कारण जो प्रेशर लगा, जो दबाव उत्पन्न हुआ महाधमनी में, उसी दबाव को क्या कहते हैं, रक्तचाप कहते हैं। क्या कहते हैं, रक्तचाप कहते हैं। यानी सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर के कारण। तो सिस्टोलिक प्रेशर क्या होती है, 120 mmHg, यानी पारे। क्या बोलेंगे, पारे या मरकरी भी उसको कहते हैं हम लोग। इस जीव क्या बोलते हैं, पारे या मरकरी। और डायस्टोलिक प्रेशर होती है 80 mmHg। क्लियर। यानी सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर का अनुपात होता है 120:80। क्या होता है, 120:80। कभी कभी इस प्रकार से भी आपको लिखा हुआ मिलेगा, तो ये भी समझेगा। अनुपात ही होता है बट्टा। अनुपात का मतलब होता है क्या, बट्टा। या कभी आपको शॉर्ट फॉर्म इसका दे दिया जाएगा। क्या दे दिया जाएगा, शॉर्ट फॉर्म। क्लियर। तो इस यानी 3:2 में भी कर सकते हैं। क्लियर। अब देखिएगा रक्तचाप को, किसको, रक्तचाप को एक यंत्र के द्वारा मापा जाता है जिसे रक्त मापी यंत्र कहते हैं, या स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या बोलते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर क्या बोलते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर। यानी रक्तचाप को मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसे क्या बोलते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर या रक्तचाप। यानी इसके कारण ज्यादा अगर रक्तचाप हो जाएगी, 120 से ज्यादा हो जाएगी, तो इसी को हम लोग हाइपरटेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन। क्या बोलते हैं छोटू, हाइपरटेंशन। यानी इससे क्या होगा कि ब्रेन की धमनियां फट सकती है
और आदमी को हृदय घात भी हो सकती है। क्या हो सकती है? हृदय घात भी हो सकती है। क्लियर? तो इस प्रकार हम लोग परिवहन चैप्टर को पूरी तरह से पढ़ चुके हैं और आशा करते हैं आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी। और अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि हमारी हर वीडियो आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। थैंक यू।